अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है और हमने C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसकी एग्जांपल्स देखी थी। आज की इस वीडियो में हम C3, C4 और C5 की रोटेशंस को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ C3 रोटेशन? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ रोटेटेड अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ 120 then the new orientation is similar to the first one, then we call it as C3 rotation। यानी अगर कोई किस मॉलिक्यूल के अंदर C3 की रोटेशन प्रेजेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम उसको 120 पे रोटेशन दें और रोटेशन देने के बाद जो हमारे पास न्यू मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ है, अगर वो हमें जो है फर्स्ट वन या ओरिजिनल वन जैसा नज़र आएगा, यानी जो न्यू मॉलिक्यूल अगर ओरिजिनल वाले मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो इसका मतलब है उस मॉलिक्यूल के अंदर C3 की रोटेशन प्रेजेंट है। अब अगर हम कोई मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको 3 टाइम जो है वो 120 पे रोटेशन दें, यानी हम एक मॉलिक्यूल है, मैंने उसको 3 टाइम 120 पे रोटेट किया, तो वो मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो हम कहेंगे C3 थ्राइस इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम C3 में 120 पे ही रोटेशन देते हैं? हमें पता है कि Cn इज़ इक्वल टू, जो कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला है, Cn इज़ इक्वल टू 360 डिग्री ओवर n। नाउ इन C3 n इज़ इक्वल टू 3। सो अब हम यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो 3 को 360 पे अगर हम 3 को डिवाइड करें तो 120 के इक्वल होता है। तो यानी C3 में हम 120 की रोटेशन देते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल है, मैंने उसको जो है वो C3 की रोटेशन दे दी, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसको जो है वो मॉलिक्यूल जैसा रोटेशन से पहले था उसी फॉर्म में वापस आ जाए, तो मैं उसको कितनी दफ़ा रोटेशन दूंगी? आप जानते हैं कि 120 एंड 120 इज इक्वल टू 360। यानी मैं C3 को अगर किसी मॉलिक्यूल पे 3 टाइम अप्लाई करूँ तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल अपनी जिस ओरिजिनल फॉर्म में था रोटेशन से पहले उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि C3 थ्राइस आइडेंटिटी इक्वल कैसे होता है। अब मेरे पास एक ट्राइंगुलर है, जहाँ पे आपको पता है ट्राइंगुलर के 3 कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 मैंने इसको नेमिंग कर दी। अब अगर मैं इसको 120 पे रोटेट करूँगी तो 1 रोटेट होके 2 की जगह पे आएगा, 2 3 की जगह पे और 3 1 की जगह पे चला जाएगा। अब देखिए, अगर ये वाला और मॉलिक्यूल है तो सिमिलर, मतलब मैं इसको इस पर सुपर इम्पोज कर सकती हूँ, बट ये ओरिजिनल नहीं है मॉलिक्यूल। अब मैं अगर इसको दोबारा 120 की रोटेशन दूंगी, यानी C3 ट्वाइस करूँगी, तो क्या होगा? 2 3 की जगह पे जाएगा, 3 1 ये वाली में रोटेशन मिल जाएगी। अब ये रोटेशन भी इससे सिमिलर है, यानी मैं अगर इसको इस पर सुपर इम्पोज करूँगी तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस मॉलिक्यूल के इसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना है तो मुझे इसको C3 की रोटेशन 3rd टाइम दोबारा 120 पे देना होगी। तो ये मॉलिक्यूल जो है, देख रहे हैं आप, 1 जो है वापस अपनी जगह पे रोटेशन के बाद चला गया। यानी अगर मॉलिक्यूल को कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसको हमने देखा था आइडेंटिटी में हम C3 की रोटेशन देते, 360 की रोटेशन देते हैं। तो यानी अगर मैं इस मॉलिक्यूल को C3 की रोटेशन 3 टाइम अप दूँ तो ये मॉलिक्यूल जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। यानी 120 एंड 120 इज इक्वल टू 360। मॉलिक्यूल जो है वो 360 पे रोटेट करने के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आता है, तो इसको मॉलिक्यूल को हम कहते हैं C3 थ्राइस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल C3 की, कि C3 की रोटेशन जो है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। हमने पिछली वीडियोस में देखा था अमोनिया के अंदर, जिसका स्ट्रक्चर जो था वो प्लेनर स्ट्रक्चर था, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, उसमें भी C3 प्रेजेंट था। अब हम ये BF3 की एग्जांपल देखते हैं। BF3 का स्ट्रक्चर आपको पता है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, 1 2 एंड 3 फ्लोरीन, 3 यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है। अब अगर इसको मैं 120 का पे रोटेशन दूंगी तो ये मॉलिक्यूल रोटेट होकर F1 यहाँ पे आ जाएगा, F2 यहाँ पे और ये F3 रोटेट होकर यहाँ पे चला जाएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर, यानी C3 प्रेजेंट है। अब इसमें C3 जो है थ्राइस आइडेंटिटी के इक्वल वैसे ही होगा जैसे ट्राइंगल में हमने देखा था कि 120 और फिर अगर मैं इसको 120 पे फिर रोटेशन दूँ तो ये मॉलिक्यूल F1 दोबारा 360 पे रोटेट होने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा। तो यानी इसके मॉलिक्यूल के अंदर BF3 जो है वो C3 की रोटेशन की एग्जांपल है। अब हम C4 रोटेशन को डिस्कस करते हैं। C4 रोटेशन में हम जो है वो किस एंगल पे रोटेशन देते हैं, वैसे ही Cn की जगह आप n पुट की जगह 4 पुट करेंगे। यहाँ पे 4 पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो एंगल 90 के इक्वल होता है, यानी हम C4 की रोटेशन में मॉलिक्यूल को 90 के एंगल पे रोटेशन देते हैं। अब जो है जैसे C3 थ्राइस मैंने बोला था आइडेंटिटी के इक्वल होता है, इसी तरह अगर हमने C4 को 4 टाइम ऑपरेशन, मतलब कोई मॉलिक्यूल है उस पर मैं C4
जो है वो 4 टाइम्स अप्लाई करूँगी तो वो मॉलिक्यूल जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल 390 को अगर मैं 4 दफ़ा अप्लाई करूँगी तो वो 360 के इक्वल होगा। यानी मॉलिक्यूल 4 दफ़ा C3 की रोटेशन के बाद जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो C4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। C4 की एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम। C4 की एग्जांपल है हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो C4 की रोटेशन की एग्जांपल है। अब रेक्टेंगुलर का स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे अगर मैं इसको Z एक्सिस पे, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको Z एक्सिस पे रोटेशन दूंगी तो मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर जो है वो C4 की रोटेशन प्रेजेंट होगी। अब आप ये देखें कि मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल के अंदर C4 रोटेशन के अलावा और भी एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, लेकिन अगर हमने इसमें C4 की रोटेशन को देखना है तो मुझे मॉलिक्यूल को Z एक्सिस पे यानी सेंटर से ही रोटेट कराना पड़ेगा। यूँ सेंटर से मैं इसको रोटेट कराऊंगी। अगर मैं इसको यूँ रोटेट कराऊंगी तो भी C4 की रोटेशन नहीं होगी, और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे रोटेट कराऊंगी तो भी C4 की रोटेशन प्रेजेंट नहीं होगी। तो कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर, जैसे C3 में भी अगर मुझे मॉलिक्यूल को C3 की रोटेशन देना होगी तो मैं मॉलिक्यूल को सेंटर या Z एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कराऊंगी। अब रेक्टेंगुलर की बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में ZeF4 इसका फॉर्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको रेक्टेंगुलर होता है। अब इस ZeF4 में अगर इस मॉलिक्यूल को सेंटर से रोटेट करूँगी तो ये F1 मॉलिक्यूल जो है वो 90 पे रोटेट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, और F3 F4 की जगह पे जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को मैं जो है इसके अंदर C4 की रोटेशन प्रेजेंट है, लेकिन याद रहे यहाँ पे सिर्फ Z एक्सिस के अराउंड ही C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैं इसको X या Y एक्सिस पे अगर रोटेट करूँगी तो वो C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। हम C5 की रोटेशन को देख लेते हैं। C5 की रोटेशन में हम किसके एंगल पे रोटेट करेंगे? 360/5 इज इक्वल टू 72 डिग्री। यानी C5 में हम मॉलिक्यूल को 72 डिग्री पे रोटेशन देते हैं। अब अगर मैं C5 की रोटेशन जो है वो मॉलिक्यूल पे 5 टाइम्स अप्लाई करूँगी तो आप 72 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 360 के इक्वल होता है। यानी अगर मैं मॉलिक्यूल को अपनी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना चाहती हूँ आफ्टर रोटेशन, तो मुझे C5 कितनी टाइम अप्लाई करना होगी? C5 जो है वो मुझे 5 टाइम्स अप्लाई करना होगी मॉलिक्यूल्स पे, तो वो मॉलिक्यूल ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल है साइक्लोपेंटेन। अब हम C6 की रोटेशन जो है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। C6 में हम किस एंगल पे रोटेट करेंगे? 360 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो 60, यानी हम 60 के एंगल पे C6 में हम 60 के एंगल पे रोटेशन देते हैं। इसकी एग्जांपल है वेल नोन बेंजीन। बेंजीन में आपको पता है 6 कॉर्नर्स होते हैं और इनके 2 कॉर्नर्स के दरमियान 60 का एंगल होता है। रोटेशन के बाद ये मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं इसको सेंटर यानी Z एक्सिस से ही रोटेशन देना होगी। X या Y एक्सिस पे अगर आप रोटेशन देंगे तो C6 नहीं होगी। सेंटर अगर मैं इसको Z एक्सिस पे रोटेशन दूँ तो मॉलिक्यूल जो है 1 2 की जगह पे जाएगा, 2 3 की जगह पे जाएगा। मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल फॉर्म जैसा नज़र आएगा लेकिन ओरिजिनल नहीं होगा। ओरिजिनल ऑब्टेन करने के लिए C6 को 6 टाइम अप्लाई करना होगा, तो वो 360 यानी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा।